गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों को सामंतकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मैं राजपूतों का उदय, उनका जन्म किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। यानी राजपूतों का शासनकाल कैसा था, किस शताब्दी में ये आए और इनका अंत कहाँ तक रहा, यानी इनकी शुरुआत और इनका अंत कैसे हुआ, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इनका स्त्रियों के प्रति प्रेम कैसा था, ये कैसे रहते थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, इनका क्या व्यवसाय था, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको विद डिटेल बताने वाली हूँ। तो आपको पता ही है कि ये जो आपकी क्लास है, ये आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 5 सामाजिक अध्ययन की, ये आपकी 4th क्लास नहीं, ये आपकी 5th क्लास है, सॉरी 4th नहीं है, 5th क्लास है और 4th चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए पूरा। अगर आप क्लास पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एकदम स्टोरी बेस आपको सामाजिक अध्ययन की, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देखे जाके, कितनी अच्छी तरीके से विद डिटेल मैंने आपको एकदम स्टोरी बेस बनाया। मुश्किल से 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। 24 घंटे में अगर आप 25 से 30 मिनट क्लास तो देख ही सकते हो, आधा घंटा आप इधर उधर रील्स देखने में व्यतीत कर देते हो, आधा इधर उधर रील देखने में ख़राब कर देते हो, वेस्ट कर देते हो। इससे अच्छा है कि आप 25 से 30 मिनट की क्लास देख लें, उसके बाद कितनी भी रील्स देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक सुननी है, आपको ऐसे ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन है, प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, चलिए। तो सामंतकालीन भारत का इतिहास, तो आपको पता है इससे पहले आपने क्या पढ़ा था। इससे पहले आपने पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यानी जिसमें हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा, वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा, जो कि आपका 6वीं शताब्दी से, इसका जो अंत था वो 6वीं शताब्दी में हो जाता है। 6वीं शताब्दी से शुरू होता है और 7वीं शताब्दी में इसका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इतना यहाँ पर शासनकाल नहीं चलता है, सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब क्या होता है, 7वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय होता है। राजपूत जन्म लेते हैं, यहाँ पर अपने शासनकाल यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये आपके माइंड में आएगा कि पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ से शुरू होता है राजपूतों का उदय। तो राजपूतों के उदय में मुख्य बात कुछ यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लेकर आई हूँ ताकि एक एक आपको लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। तो राजपूत काल जो है ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं शताब्दी में हुई और इसका अंत कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। तो इसलिए राजपूत काल जो है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए। हमारे एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने 7वीं से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा था। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हुई है। तो इसलिए जो हमारे विंसेंट स्मिथ हैं, उन्होंने जो हमारा राजपूत काल है इसको क्या कहा गया, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के युग को राजपूत काल कहा। ठीक है, चलिए। अगले हमारे कर्नल टॉन्ड लिखते हैं, जो कर्नल टॉन्ड है वो लिखते हैं कि ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो राजपूत थे बहुत ऊंचा साहस रखते थे, बहुत ऊंचे, बहुत बड़े बड़े साहस रखते थे, बहुत ज़्यादा साहसी थे, देशभक्त थे, उनको देश के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ कुमारपाल और वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ
आप ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि इससे पहले का जो काल था वो वर्धन वंश काल था, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। यानी जो हर्षवर्धन का जो काल था, उस समय जो हर्षवर्धन का शासन काल चल रहा था, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो शासन था वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाया। उसमें जो शक्तिशाली सेनाएं वगैरह जो भी थी वो उनका अभाव होता गया, सब खत्म होती गई, जिससे हर्षवर्धन यानी जो वर्धन वंश काल था उसका अंत हो गया। इस वजह से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत काल का क्या हुआ, उदय हुआ। राजपूत, अब ये राजपूत शब्द आया कहाँ से है, अब इसके बारे में पूछा। कई बार ये पेपर में आपसे पूछा गया है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का एक विकृत स्वरूप है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के विचार। यानी जो हमारे विद्वान थे उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका जन्म कहाँ से हुआ, तो अलग अलग विद्वानों ने कई सारे विचार बताए हैं, कई सारे उनके बारे में विचार विमर्श किया, सोचा। बहुत से लोगों को लगा कि राजपूत जो है वो ब्राह्मण से आए हैं, बहुत से लोगों को लगा क्षत्रिय से आए हैं, बहुत से लोगों को लगा नहीं राजपूत ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय हैं, ये क्या है अग्निकुंड से आए हैं। बहुत लोगों ने कहा नहीं भाई ब्राह्मण ना अग्निकुंड से, राजपूत ना ही ब्राह्मण है ना ही क्षत्रिय ना ही अग्निकुंड से हैं, ये जो है विदेशी हैं। तो बहुत लोगों के विद्वानों का अलग अलग विचार था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वानों को विचार है कि क्षत्रियों से उत्पत्ति संबंधित विचार कुछ विद्वानों ने बताया। कुछ विद्वानों का विचार जो था वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति था, कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। कुछ जो है हमारे जो विद्वान हैं उनका जो विचार था वो ये था कि नहीं भाई राजपूत का जो उत्पत्ति हुई है, उनका जो जन्म हुआ है वो अग्निकुंड से हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग चुप बैठने वाले नहीं थे, कुछ विद्वान और भी आए, उन्होंने कहा नहीं भाई ना ही क्षत्रिय से हुआ है, ना ही ब्राह्मण से हुआ है, ना ही अग्निकुंड से हुआ, ये एक विदेशी जाति हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या किसने अपनी तरीके से क्या क्या सोच कर कहा कि भाई क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्निकुंड हैं, विदेशी जाति के हैं। ऐसा क्या था कि सब अपना अपना विचार दे रहे थे कि इस तरीके से, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के रहन सहन से पहचान जाते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, इस तरीके से पहचान जाते हैं। फिर ये लोग क्यों इतना अलग अलग विचार कर रहे थे, इसके बारे में देखते हैं। तो क्षत्रियों से उत्पत्ति संबंधित विचार, यानी कुछ विद्वान जो क्षत्रियों से जो हमारे राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, ये देखते हैं क्यों ये ऐसा सोचते थे। तो भारत का मूल निवासी, क्योंकि ये इनको भारत का राजपूत जो है इनको भारत का एक मूल निवासी मानते थे, इनको ऐसा लगा कि इसीलिए क्षत्रिय हैं। तो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा कहते हैं कि वैदिक क्षत्रियों का वंशज मानते हैं इनको, जो हमारे राजपूत हैं इनको वैदिक क्षत्रियों का वंश यानी वंशज मानते हैं। इन्होंने कहा कि प्राचीन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों से ये संबंधित हैं। चलिए फिर दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि राजपूत जो हैं ये भारतीय आर्यों की संतान है, यानी इनका जन्म जो है भारतीय आर्यों से हुआ है। इसके बाद आते हैं गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। इनका कहना है कि नहीं भाई आर्यों के इनके अंदर, इन्होंने देखा कि हाँ इनके अंदर आर्यों के रीति रिवाज हैं, शारीरिक संरचना भी वैसे ही है, सूर्य पूजा भी करते हैं, अश्व पूजा भी करते हैं, शस्त्र पूजा में इनके समानता, यानी कि आर्यों के जो रीति रिवाज हैं वो लोग शस्त्र पूजा करते थे। शस्त्र पूजा यानी कि अपने हथियारों की पूजा करते थे, यानी कि उनके जो बचाव वाले हथियार जैसे तलवार वगैरह होती हैं, ठीक है। सूर्य पूजा वो करते थे, अश्व पूजा करते थे। उनके शरीर की जो बनावट, उनके देखने का जो तरीका था, यानी कि जैसे जो आर्य लोग रहते थे वैसे ही उनका रहन सहन, वैसे ही तरीका उनका देखा जाता, उनके जैसे भी लगते थे देखने में, शारीरिक मतलब उनके जैसे दिखने में लगते थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मुझे भी लगता है कि ये आर्य से इनका जन्म हुआ, ये आर्यों की ही संतान है। चलिए अब दशरथ शर्मा ने कहा कि सिक्कों तथा अभिलेखों के आधार पर इन्होंने इनकी पुष्टि की, ठीक है। चिंतामणि विनायक वैद्य कहते हैं कि राजपूत जो है विशुद्ध रूप से क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। चलिए अब भाई कुछ लोग और भी चुप बैठने वाले विद्वान नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्षत्रिय और आर्यों से नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि ये ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण से इनका जन्म हुआ है।
तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कहते हैं कि राजपूतों को ब्राह्मण की संतान मानते थे। यानी जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं ये राजपूतों को ब्राह्मण की संतान मानते थे। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चहमान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। चलिए, दशरथ शर्मा के अनुसार दशरथ शर्मा कहते हैं कि पल्लव, कदंब, प्रतिहार, परमार इत्यादि सबके संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण थे। चलिए, अब अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वानों का कहना है ना ही क्षत्रिय से ना ही ब्राह्मण से, इनका जो जन्म हुआ है वो अग्निकुंड से हुआ है। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको लगा कि इनका विचार इसलिए कहा गया कि जो पृथ्वीराज रासो की कहानी में वशिष्ठ जो उनकी कहानी थी उसमें प्रतिहार, परमार, चालुक और चौहान से इनको लगा कि ये जो है अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ है। कुछ लोग कहते थे ये विदेशी जाति हैं, इनका जन्म विदेशी जातियों से हुआ है। कैसे? कर्नल टॉन्ट कहते हैं कि राजपूत की जो उत्पत्ति है विदेशी जाति सीथियन से हुई है। किससे हुई है? सीथियन से हुई है। ठीक है। कैसे इन्होंने तर्क लगाया, कैसे इन्होंने विचार किया, कैसे इन्होंने सोच लिया कि भाई ये विदेशी जाति के हैं? इनको इसलिए लगा क्योंकि ये अश्व पूजा करते थे, अश्वमेघ शस्त्र पूजा करते थे, सती प्रथा भी थी, बहुविवाह भी इनके अंदर, इन सभी चीज़ों की समानता पाई गई। यानी इनके जो रीति रिवाज में सारी चीज़ों में ये सारी समानताएं पाई गई। इन्होंने इसलिए तर्क किया कि ये विदेशी जाति के हैं। विलियम क्रूक एवं V.A. स्मिथ जो है ये गुर्जर एवं हूंग नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। अब राजपूत कालीन संस्कृति क्या है इसके बारे में देखते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार क्या क्या थे। तो आपको ये पॉइंट वाइज लिखना है। क्षत्रियों से उत्पत्ति संबंधित विचार, ब्राह्मण से उत्पत्ति संबंधित विचार, अग्निकुंड से विदेशी जातियों से संबंधित उनके विचार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की जो राजपूत कालीन संस्कृति कैसी थी, यानी इनकी संस्कृति कैसी थी, इनका रहन सहन कैसा था, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनका व्यवहार कैसा था। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपके सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इनका जो है वो शासन व्यवस्था कैसी है, इनका आर्थिक जीवन कैसा है, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, शिक्षा एवं साहित्य ये आपका पूछा जा चुका है। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं सब मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। चलिए अब इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजपूत कालीन अर्थव्यवस्था व आधुनिक वर्ण व्यवस्था में काफ़ी समानता है। यानी जो राजपूत कालीन अर्थव्यवस्था है और इसकी जो आधुनिक वर्ण व्यवस्था है बहुत ज़्यादा समानता इसमें देखी गई। और इसमें देखा गया कि ये जो राजपूत कालीन व्यवस्था है, सामाजिक स्थिति है, ये प्राचीन काल से चले आ रहे वर्णों से अतिरिक्त राजपूत में बहुत सारे नए नए उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पर। ठीक है, इस काल में लोगों के व्यवसाय के नाम पर उनकी जाति का नाम पड़ गया। जैसे जो सोना बेचता था उसको सुनार कह दिया गया। आप लोग कहते हो सुनार, तो ये हमारे राजपूतों से ही नाम चलते चले आ रहे हैं। जो सोना बेचने वाले उनको सुनार कह दिया। ठीक है, या जो भी काम करते थे उनको उस नाम से बता दिया गया, उनको वही जाति दे दी गई। यहाँ पर ये बात कही गई। ठीक है, चलिए जैसे देखिए सोने के काम करने वाला स्वर्णकार कहलाया गया। राजपूत काल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको अभी हमें समझना है। इसमें क्या था, इसमें सामाजिक स्थिति में हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमने कहा कि हमने क्या चीज़ पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो राजपूत कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो आधुनिक यानी आजकल की वर्ण व्यवस्था में काफ़ी इसमें समानता देखी गई। और प्राचीन काल से चले आ रहे वर्णों के अतिरिक्त राजपूत काल में बहुत सारी नई उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। पहले से जो उपजातियां थी वो तो समानता देखी गई, लेकिन और भी नई नई जातियों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। वो कैसे? वो ये कि जिसका जो व्यवसाय था उसको उस नाम से उसकी जाति पर उसको जाति दे दी गई। ठीक है, उस जाति का नाम पड़ गया, वो उस जाति का कहलाया। जो भी उसका व्यवसाय था वो उस जाति का कहलाया गया। ठीक है, जैसे सोने के काम करने वाले को स्वर्णकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम सुनार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पर प्रथाएं भी चली राजपूत में, चलिए देखते हैं। तो राजपूत काल में बहुविवाह की प्रथा थी। ठीक है, किसकी प्रथा थी? बहुविवाह की, बहुत सारे विवाह करने की प्रथा थी यहाँ पर। ठीक है, राजपूत काल में बाल विवाह का भी प्रचलन था। और आपको पता है कि बाल विवाह की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी किस काल से हुई थी? वो आपकी पुष्यभूति वंश काल से या
वर्धन वंश काल से हुई थी। फिर राजपूत काल में सती प्रथा और जौहर का भी प्रचलन था। तो बाल विवाह और सती प्रथा ये तो आपके हर्षवर्धन थे उसी काल से चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भी ये चलती रही। ठीक है, यहाँ पर जौहर काल का भी प्रचलन हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पर जो है राजपूत काल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, जो स्त्रियाँ थी उनका सम्मान किया जाता था। राजपूत काल में दास प्रथा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इनका अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, तो राजपूत काल में सामाजिक व्यवस्था में आप क्या लिखोगे कि इसमें बाल विवाह का प्रचलन हुआ, सती प्रथा का प्रचलन किया गया, जौहर का प्रचलन किया गया, स्त्रियों का सम्मान किया गया, दास प्रथा का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये किस तरीके से अपने शासन को चलाते थे, इसके बारे में देखते हैं। तो राजा की स्थिति यहाँ पे सर्वोपरि थी, यानी जो राजपूत काल का जो राजा था उसकी सबसे ज़्यादा क्या थी स्थिति, सर्वोपरि थी, सबसे महान उसकी स्थिति होती थी। लेकिन यहाँ पर न्याय और सेना का भी सर्वोच्च अधिकार था। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें राजा पे ही डिपेंड थी, राजा को तो सर्वोच्च माना ही जाता था। इसके साथ साथ न्याय और सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समझा जाता था। अब इनका आर्थिक जीवन कैसा था, कैसे ये अपने जीवन को व्यतीत करते थे, कैसे ये कमाई करते थे, कैसे ये पैसा कमाते थे, कैसे घर को चलाते थे। तो राजपूत काल में कृषि जनता का जीवन का मुख्य साधन है। ठीक है, जो राजपूत काल में खेती करना जो है वो जनता के जीवन का सबसे मुख्य साधन था। ठीक है, कृषि के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे, व्यवसाय की उन्नति पर भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खेती पर ही डिपेंड थे, सभी लोग खेती पर ही डिपेंड थे, नहीं, बहुत से लोग व्यवसाय भी करते थे, बहुत से लोगों का व्यापार भी था। ठीक है, जैसे बहुत लोग सोना भी बेचते थे, सब्जी बेचते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ा बेचते थे। तो इस तरीके से लोगों को क्या किया गया, उनके व्यवसाय के आधार पर, उनके व्यापार के आधार पर उनको जाति भी दे दी गई थी कि ये इस जाति का है, सोनार है ये। ठीक है, सब्जी बेचने वाला। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी, सिर्फ खेती ही नहीं थी। अब इनके धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हमारे राजपूत जो थे ये विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना करते थे, आदि देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनको मानते थे। ठीक है, जैन धर्म भी लोकप्रिय था, यहाँ पर जैन धर्म भी यहाँ पर चलता था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचलन यहाँ पर बहुत कम था। ठीक है, हिंदू धर्म में बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी, यानी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, जैसे विष्णु है, शिव है, सूर्य है, दुर्गा है, ये सभी देवी देवताओं को मानते थे, यानी बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पर माना जाता था, उनकी उपासना की जाती थी, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ उनके देवी देवताओं की उपासना भी की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एवं साहित्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो शिक्षा एवं साहित्य, यहाँ पर शिक्षा कैसी थी, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस युग में शिक्षा का खूब प्रचार था, यहाँ पर शिक्षा होती थी। ठीक है, शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। राजपूत राजा शिक्षा संस्थाओं को खूब दान देते थे, यानी जो शिक्षा संस्था थी, यानी जो विद्यालय या स्कूल वगैरह थे, उसमें बहुत सारा दान भी देते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला हो गया, काशी, उज्जैन उस समय शिक्षा के महानतम केंद्र थे। ठीक है, सबसे महान केंद्र, यानी बहुत बड़े बड़े स्कूल माने जाते थे, कॉलेज माने जाते थे। इस युग में साहित्यिक प्रगति भी खूब थी, जैसे उनके नाटकों का, काव्य ग्रंथों, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना यहाँ पर हुई। जैसे हमारे भवभूति हैं, राजशेखर हैं, भट्टनायर, इनके प्रमुख नाटककार थे। ये जो प्रमुख नाटककार थे, कौन कौन थे राजपूत काल में? भवभूति, राजशेखर, भट्टनारायण प्रमुख नाटककार थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूत काल के प्रमुख नाटककार का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके साथ साथ माघ, श्रीहर्ष, जयदेव इस युग के विख्यात कवि थे। ठीक है, चलिए कला एवं स्थापत्य। ठीक है, यानी कला और इनकी स्थापना कहाँ पर किस किस चीज़ की स्थापना हुई, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाई हूँ, यानी कि रिपीट का मतलब है ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए राजपूत युग में कला एवं स्थापत्य की विशेष प्रगति हुई, यानी कला और स्थापना की बहुत ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। इस युग में निर्मित किले व मंदिर भारतीय कला के उत्कृष्ट
उदाहरण है। यानी बहुत सारे यहाँ पर किलों का, बहुत सारे मंदिर का यहाँ पर क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे चित्तौड़ है, ग्वालियर है, मांडू है, कालिंजर है, रणथंभौर है, जोधपुर आदि के किले आज भी आप अपना मस्तक उठाए हुए हैं। आज भी वो किले यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था, किले और मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। जैसे कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर बनवाया है, खजुराहो के मंदिर को बनवाया है, माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया है, गिरनार के जैन मंदिर बनवाए हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, यानी उड़ीसा की जगन्नाथ पुरी की यात्रा आपने सुनी होगी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। ये हमारे कहाँ किसने बनवाया था, राजपूतों ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, वेलूर का मंदिर आदि ये सभी चीज़ें राजपूत लोगों ने बनवाई है। ठीक है। तो आज यही तक वीडियो रहेगी और यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और क्वेश्चन आंसर और भी थोड़ा सा मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, अच्छी अच्छी सी चीज़ें ढूंढ कर ला रही हूँ, फिर भी आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। और जो पढ़ रहे हैं उनसे सोच लीजिए आप कितना अच्छा मैंने पढ़ाया। आपने पढ़ा होगा, खुद ही देखा होगा कि कितने अच्छी तरीके से एकदम सरल भाषा में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी डीएलएड प्रशिक्षु के पास जो इंटर्नशिप की फ़ाइल है वो कॉलेज में मिल भी जाती है, अगर आप मांगते हो तो मिल जाती है। ठीक है। तो अगर इंटर्नशिप की फ़ाइल मिल जाती है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8756270838। लेकिन अब परेशान मत करने लगना, पता चलो कुछ भी आपको बात करनी है तो व्हाट्सएप पे ही आप प्लीज़ इस नंबर पे आप भेज सकते हो, या फिर हमारी ईमेल आईडी KK एजुकेशन के नाम से जो है KK एजुकेशन, ठीक है, KK एजुकेशन 46@gmail.com पे आप भेज सकते हो। किस पे भेज सकते हो, KK एजुकेशन 46@gmail.com। इस पे आप जो उसकी PDF भेज सकते हो। क्योंकि क्या है, मैं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बनाई थी, 1 पेज लिखी हूँ, एकदम टाइम ज़रा सा भी नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं वीडियो को रात में कैसे बनाती हूँ, कैसे भी आप लोगों के सारी चीज़ें यहाँ पर लाती हूँ, फिर उसको उसकी PDF तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों को 2 बजे तक किसी तरीके से आपको 2 बजे तक अपलोड करके दे देती हूँ। ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको लिख पाऊँ क्योंकि मेरे सिवा और कोई यहाँ पर लिखने वाला भी नहीं है। मेरे घर में मैं ही लिखती हूँ। ठीक है। तो सारी चीज़ें मुझे ही सारी कवर करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें। तो आप सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपको ज़रूरत भी है। बहुत सारे हमारे प्रशिक्षु हैं जो कह रहे हैं कि मैम इंटर्नशिप की फ़ाइल मुझे यहाँ पर आप किसी भी तरीके से प्रोवाइड करा दें। तो अगर आप लोगों को कॉलेज के, आपके कॉलेज से अगर जो मिल जाती हैं या आप लोगों ने बनाई हुई है तो प्लीज़ आप अगर चाहें, अगर आपका मन हो तो आप KK एजुकेशन 46@gmail.com पर आप इस फाइल के PDF बना करके आप वहाँ पर भेज दीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा महान कृपा होगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।